अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS625 प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जो हमारा सब्जेक्ट है। इसका जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। आज की ये वीडियो जो हमारी है, इसको हम अपनी जो PPT स्लाइड्स हैं जो हमें LMS के ऊपर गिवन है, हम उससे कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारे वीक 1 से लेके वीक 8 तक हैं जो वो सारे के सारे टॉपिक होंगे। और उसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन या फिर कौन कौन से ऐसे MCQs हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखें जी, हमारे पास डेफिनेशन है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन अ पेड ऑक्यूपेशन, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग एंड अ फॉर्मल क्वालिफिकेशंस। उसके बाद प्रोफेशनल है। ये दोनों आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी आप लोगों ने रीड कर लेना, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि अगर हम डिटेल में इसको देखेंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सबसे पहले आपने प्रोफेशन और प्रोफेशनल दोनों की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद है प्रोफेशनलिज्म। अ प्रोफेशन इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू डू, इट्स हु यू आर। ये जो प्रोफेशन है, ये सिर्फ यही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये भी होता है कि आप कौन हैं। प्रोफेशनलिज्म इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग रादर देन एन अकामुलेशन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशंस। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ MCQs के लिए भी। MCQs में आपसे पूछ सकता है कि हाउ मैनी ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशंस, तो ये 4 आएगा। और अगर वो इसका शॉर्ट या लॉन्ग में पूछे इसके नेम, तो वो हमारे ये 4 नेम होंगे। वेरिड एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स। सेकंड हमारे पास है सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन। थर्ड हमारे पास है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। फोर्थ हमारे पास है गिविंग बैक टू सोसाइटी। अब उसके बाद है आप प्रोफेशनल्स बिहेव एथिकली। अब जो ये 5 लाइनें हैं ना, ये आप लोगों की MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है एथिक्स। एथिक्स मीन सम थिंग्स मोर देन लॉ एंड मॉरल्स, ठीक है। उसके बाद इट कैरीज एंड एडिशनल कॉनोटेशंस ऑफ राइटनेस। ब्रेकिंग द लॉ कैन अर्न अ फायर और जेल टाइम। ये आप लोगों से इस तरह पूछेगा, खाली जगह दी होगी, उसके आगे लिखा होगा कैन अर्न अ फायर और जेल टाइम। नीचे ये 3 ऑप्शन दिए होंगे, साथ एक कोई और दिया होगा। तो जब हम कोई लॉ तोड़ेंगे, ब्रेकिंग द लॉ यानी कि हम किसी लॉ को तोड़ते हैं, तो उसके बदले में क्या होगा, हमें फाइन हो सकता है या फिर हमें जेल भी हो सकती है। उसके बाद सेकंड है ब्रेकिंग अ मोरल कैन ड्यून योर रेपुटेशन, यानी कि इससे हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी। उसके बाद ब्रेकिंग एन एथिक कैन ड्यून योर कॉन्साइंस। उसके बाद है जी इट्स पॉसिबल टू ब्रेक ऑल 3 साइमल्टेनियसली। उसके बाद है जी ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल्स। बीइंग अ प्रोफेशनल मीन डैट दे आर सर्टन ट्रेड्स विच आर एक्सेप्टेड फ्रॉम यू। अब उसके बाद ये हमारे पास कुछ जो ट्रेड्स हैं ये गिवन है। इसमें से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने नाम याद रखने हैं। सीरियसनेस है, वेटिंग टू डू बेटर, उसके बाद डीलिंग विद द अनएक्सेप्टेड। ये वाला जो हमारा ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स 4 जो है ना, कि कम्युनिकेशन स्किल्स है जो, इसकी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? वो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की जो 3 टाइप्स लिखें, या फिर 3 C's जो डेट्स लाइज इन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो हमारे पास फर्स्ट है क्लियर, सेकंड है कंसाइज, और थर्ड वन है कॉन्फिडेंट। ये 3 नाम आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपने सब के सब जो नाम है वो याद करने हैं। 10 नाम है हमारे पास, ओके। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2, ये सिनेरियो गिवन है, पेपर में इनमें से कोई सिनेरियो नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा वीक 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वीक है हमारे पास प्रोफेशनल्स एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स लॉ। सबसे पहले देखें जी रूल्स डैट मैंडेट और प्रोहिबिट सर्टन बिहेवियर्स इन सोसाइटी। ये लॉ कहलाता है, ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉरल वैल्यूज़ द फिक्स्ड मॉरल एटीट्यूड और कस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इज़ कॉल्ड मॉरल वैल्यू। मॉरल वैल्यूज़ ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एथिक्स डिफाइन
socially acceptable behaviors। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास है कोड ऑफ एथिक्स एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो को याद कर लेना है। उसके बाद जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उसके गोल कौन कौन से हैं। ये 9 उन्होंने डिफरेंट केसेस बताए हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियली, प्रोफेशनल क्वालिटी, फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन, लाइबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिस्क, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट, और लास्ट पे है हमारे पास अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है IEEE कोड ऑफ एथिक्स। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन वगैरह याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, जो चीज़ें हाईलाइट्स हैं हम इनको देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी मैं आपको वो बताऊंगा साथ साथ। बाकी आप लोगों ने सारी की सारी रीडिंग करनी है। ये ज़्यादा सिलेबस नहीं है हमारे पास, सिर्फ 36 पेजेस हैं। मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल सब्सक्राइब टू प्रमोट एंड एथिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। बाकी ये प्रिंसिपल ऑफ IEEE कोड्स ऑफ एथिक्स, ये आप लोगों ने सारे नाम याद रखने हैं। उसके बाद जनरल मॉरल इम्पेरेटिव्स एज एन ACM मेंबर आई विल, ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो जनरल मॉरल इम्पेरेटिव्स है ये आपको इसके कोड के जो टाइप्स हैं वो पूछ सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये पॉइंट याद करने हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इम्पेरेटिव्स, ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद करने हैं। उसके बाद जो ये कंप्लाइंस विद द कोड, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एज एन ACM मेंबर आई विल, ठीक है। ये आप लोगों ने ये दोनों लाइन जो याद करनी है। उसके बाद ये केस स्टार्ट हो गए, ये आप लोगों ने छोड़ देने हैं, ठीक है। इनमें से आपको कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वीक 3 की तरफ, जो कि द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, इम्पॉसिबल टू लाइव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी विदाउट क्लोज कॉन्टैक्ट with many large organizations like schools, universities, public aid utilities, government and local government department, the health services, commercial and industrial companies, and so on. In many ways, these organizations resemble each other. सबसे पहले देखें जी, लीगल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लॉ रिकॉग्नाइजेस individuals enter into contracts tied for crimes, सूट्स, और इसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इम्पोज ड्यूटीज ऑन द इंडिविजुअल ETC। उसके बाद है जी इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, मेक इनटू अ बॉडी ऑर्गेनाइज शुड बी गिवन अ लीगल एग्जिस्टेंस थ्रू अ प्रोसेस नोन एज इनकॉर्पोरेशन। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो याद रखनी है। उसके बाद है जी इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। इनकॉर्पोरेटेड रॉयल चार्टर्स है हमारे पास। उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज। उसके बाद ये आप लोगों ने याद रखना है, कंपनीज जो एक्ट है ये कब कब मंजूर हुए हैं, 1985 एंड 1989, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमारे पास सोल ट्रेडर। इसके लिए भी आपको MCQ आएगा कि सोल ट्रेडर क्या होता है। सोल ट्रेडर एक ऐसी चीज़ है, यानी कि समझ लें सिंगल कोई पर्सन है, उसका अपना बिजनेस हो, वो सोल ट्रेडर के अंदर आएगा। अब जैसे देखें लोकल शॉप है, अब शॉप किसी एक बंदे की होती है अपनी चलती, वो उसको चला रहा होता है, वो सारा उसका जो बिज़नेस है उसके हाथ में होता है, यानी कि उसके बाद प्लम्बर है, तो ये हमारा हो गया सोल ट्रेडर। उसके बाद पार्टनरशिप्स है। पार्टनरशिप क्या है कि यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो लोग हैं आपस में मिल के काम कर रहे हैं, तो हमारे पास पार्टनरशिप में आएगा। इसकी एग्जांपल है डॉक्टर्स, लॉयर्स और अकाउंटेंट्स, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर पब्लिक या प्राइवेट कंपनी आएगी। अब सबसे पहले देखें जी सोल ट्रेडर्स। इंडिविजुअल, सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेबट्स, ऑल असिस्ट इंक्लूडिंग प्राइवेट एट रिस्क, डज नॉट हैव टू पे बी द ओनली एम्प्लॉइज। ये इसके कुछ पॉइंट है, आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद इसी तरह पार्टनरशिप है, 2 और मोर पीपल, ऑल एट रिस्क, जो ऑल के ऑल जितने भी हमारे होंगे पार्टनर्स वो रिस्क पे होंगे, सिमिलर टू सोल ट्रेडर बट ग्रेटर देन 1%, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो 1% था वो रिस्क पे था, इसके अंदर ग्रेटर देन 1% है। नॉर्मली प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट। उसके बाद हमारे पास इनफ्लेक्सिबल इन नॉर्मल कमर्शियल वर्ड्स, मूवमेंट ऑफ की पर्सनल टू रिस्की। उसके बाद हमारे पास कंपनीज आ जाती हैं, जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज हैं। पब्लिक कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, शॉर्ट फॉर्म इसकी PLC।
ट्रेड शेयर टू पब्लिक, उसके बाद प्राइवेट कंपनी लिमिटेड को लिमिटेड, ठीक है। कैन नॉट सेल शेयर टू पब्लिक, कैन नॉट सेल शेयर प्राइवेटली, लिमिटेड बाय शेयर। उसके बाद है जी कमर्शियल कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ये सारे जो पॉइंट आप लोगों ने इसको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके जो 3 नाम आप लोगों ने ये याद रखने हैं, शेयर कैपिटल, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन और डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब नेक्स्ट हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर सब्सक्राइबर्स ओन कंपनी एट स्टार्ट ऑफ कंपनी, अथोराइज शेयर कैपिटल, ये सारे पॉइंट आप लोगों ने याद रखना। उसके बाद कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, मेमोरेंडम है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और शेयर होल्डर एग्रीमेंट है। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंट्रोल करती है एक्सटर्नल रिलेशन को, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये कंट्रोल करती है ऊपर वाला एक्सटर्नल को और नीचे वाला जो इंटरनल को, ठीक है। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आता है कंपनी नेम, रिस्ट्रिक्शन, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, लायबिलिटी क्लास और ऑथोराइज शेयर वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद शेयर होल्डर एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि डायरेक्टर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, होनेस्ट होना चाहिए, डिक्लेयर इंटरेस्ट, अवेयर ऑफ कंपनी ट्रेडिंग पोजीशन, एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी कुड बी डायरेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आता है हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं। पहला प्रोडक्शन है, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर सेल एंड मार्केटिंग, फिर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आप लोगों ने 5 के 5 जो नेम्स है ये याद रखने हैं और साथ इनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। इसमें से सारे आप लोगों ने देख लेने हैं। ये जो फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला है ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता देता हूँ। टू पे बिल्स, टू लुक आफ्टर इट्स फंड एट सेंट्रल सर्विसेज, यानी कि जो फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये बिल पे करता है और लुक आफ्टर करता है इसको सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन मोर देन 1 कंट्री, द मोस्ट ऑब्वियस एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ फूड एंड ड्रिंक, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्री में काम कर रही हो वो हमारी जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। नेक्स्ट है जी सेंट्रलाइजेशन वीएस डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इन अ सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन द डिटेल्ड ऑपरेशनल डिसीजन आर टेकन एट द सेंटर, यानी कि इसके अंदर जो हमारी डिटेल्स होती है वो सेंटर के ऊपर टेकन करती है एट सेंटर। इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एज मैनी डिटेल्स एज पॉसिबल आर सेटल्ड एट लोकल लेवल, यानी कि इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपके कुछ डिटेल्स हैं उसको लोकल लेवल के ऊपर आप सेटल कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट है, इसका आप लोगों ने अच्छे से याद करने पॉइंट सारे। ये जो 3 है मैं आपको ये करवाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। ये भी शोर के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन जो मैनेजर है ये किस किस पॉइंट, यानी कि इसका कौन कौन सा पॉइंट बनता है या टाइप इसकी कौन कौन सी है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। उसके बाद जनरल मैनेजर है, जनरल और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। उसके बाद कॉर्पोरेट मैनेजर, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमारे वीक 3 हो गए हैं कंप्लीट। उसके बाद है वीक 4 एनाटॉमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस। इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो सॉफ्टवेयर हाउस के तौर पे काम करती हैं। सबसे पहले देखें जी सेंट सॉफ्टवेयर लिमिटेड वाज फाउंडेड बाय 10 ईयर अगो बाय 4 फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी कब बनी और इसको किसने जो है बनाया था। ऑल 4 आर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद ये कंपनी का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले चेयरमैन आएगा, उसके बाद उसका जो ऑपरेशनल डायरेक्टर आएगा और बाकी इसी तरह उसके सारी जो है वो उसके नीचे आएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले देखें जी ऑपरेशन डायरेक्टर्स। द ऑपरेशन डायरेक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेवेन्यू अर्निंग्स ऑपरेशंस ऑफ कंपनी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए।
आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है जी टेक्निकल डायरेक्टर। टेक्निकल डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एट अ टेक्निकल लेवल और टेक्निकल ट्रेनिंग। उसके बाद सेंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टाइप। इसके अंदर जो इसकी 3 टाइप्स हैं वो सबसे पहले जी फंक्शनल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जियोग्राफिकल एलिमेंट और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद ये फिर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, ऊपर अभी हमने इसकी डेफिनेशन की है तो आप लोग इधर भी वही कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें से कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये है जी प्रोड्यूसिंग द बजट। स्टाफ इन कंपनी आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, ये किस किस जगह पे डिवाइड होता है, टेक्निकल और रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ और नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ। ये इसके 2 नाम है, आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद में रेटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसके अंदर कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड ज़रूर करना है एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है उसकी क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे हमारा वीक 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वीक 5 ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। इसके अंदर है जी नीड द कैपिटल। अ ग्रुप ऑफ न्यू और रिसेंट ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटिंग decide to set up their own company, provide software services, and their intention is typically to offer contract hire services. A client is likely to pay an invoice within less than 1 month or receiving. ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से याद करनी है। उसके बाद फॉर स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी नीडेड। अब देखें जी, अगर हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्टिंग में जो कैश है वो किस किस काम के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है। सबसे पहले देखें जी सैलरीज है। आप फ़र्ज़ करें आप एक कंपनी बना रहे हैं, उसमें आप वर्कर तो हायर करेंगे ना, उनको सैलरीज देनी होंगी। ये हमारा सबसे बड़ा जो है कैश रिक्वायर्ड होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। उसके बाद रेंट है, हीटिंग एंड लाइटनिंग ऑफ द प्रीमिसेस यूज्ड। उसके बाद इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट, मतलब कि आप लोगों ने कोई प्रमोशन करवानी है, मार्केटिंग करनी है अपनी कंपनी की, उसके लिए भी आपको कैश रिक्वायर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट है जी हाउ डज वन सेट अबाउट राइजिंग दिस मनी। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्रोड्यूस अ बिजनेस प्लान, यानी कि सारा कुछ करने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए। उसके बाद इसके जो ये 2-3 पॉइंट है ये आप लोगों ने देखने हैं। उसके बाद है जी सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कि आप एक कंपनी बना रहे हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपके पास कौन कौन सा सोर्स है जिससे आप फंड ले सकते हैं। सबसे पहले जी ग्रांट्स है, उसके बाद लोन्स है, उसके बाद सेल ऑफ इक्विटी। अब ग्रांट्स क्या है? अ ग्रांट इज सम ऑफ मनी गिवन टू द कंपनी while the company is obligated to demonstrate that it has been used for the purpose for which it was intended. It is not intended that the grant should ever be paid back to the organization which gave it. यानी कि ग्रांट ऐसा है कि कोई आपकी हेल्प करता है तो आप इसको वापस भी नहीं करने के पाबंद होते, ठीक है। उसके बाद लोन्स है। लोन इज़ अ सम ऑफ मनी लेंट टू द कंपनी, यानी कि लोन का तो आपको पता ही होगा कि आप किसी काम को स्टार्ट करने के लिए लोन लेते हैं, बैंक से लोन लें या फिर किसी कंपनी से लोन लें तो आपको उनको टाइम ड्यूरेशन जो आपकी होती है उस टाइम के अंदर अंदर उनको आपको वापस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इन मोस्ट केस सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लोन, कि लोन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद सेल ऑफ इक्विटी है। इक्विटी कैपिटल इज मनी पेड टू कंपनी इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ये तीनों के आपने नेम्स और डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद बजटिंग एंड मॉनिटरिंग है। अ बजट इज अ प्रेडिक्शंस ऑफ द फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग यूजली द करंट और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजटिंग इज एन डैश प्रोसेस, इटरेटिव प्रोसेस है। ये भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है, आपने इसको भी अच्छे से याद करना है। उसके बाद फर्स्ट वर्जन ऑफ बजटिंग इज लाइकली टू शो एक्सपीडिटर्स एक्साइडिंग इनकम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपसे ये पूछेगा द डैश वर्जन, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा फर्स्ट वर्जन। उसके बाद वर्किंग कैपिटल्स एंड कैश फ्लो। It is perfectly possible for a company to be consistently
profitable and yet to be unable to pay its bill. Accounting normally operates on an actual basis. ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि अकाउंटिंग किस बेस पे ऑपरेट करता है। ये एक्चुअल, ये जो है ना एक्रूअल बेसिस लिखा हुआ है जो, ये हमारा राइट आंसर है। ये भी आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद है जी द बैंक स्पेसिफिक द मैक्सिमम डेट कैन बी बोरोड ऑन एन ओवरड्राफ्ट बट इंटरेस्ट इज ओनली पेएबल ऑन द अमाउंट एक्चुअली ओन्ड। नेक्स्ट हमारे पास वीक 5 है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हमें उन्होंने बताया हुआ है कि एचआर का जो है वो क्या रूल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज है, उसके बाद कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने ये नेम वगैरह डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिटरी perspective. The entire enterprise is regards as analogous to a team with one focus of loyalty and one focus of authority. ये आपने याद करना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो एचआर का काम होता है वो क्या करता है कि जो हमारे पास नए वर्कर्स आते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और सारी उनकी सैलरीज वगैरह बनाता है, उनको जो बोनस वगैरह मिलने होते हैं, ये सारे काम एचआर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, ये भी एचआर का काम होता है कि वो लोगों जो उनके पास वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी सेफ्टी का। इन मैनी हाई रिस्क एरियाज द सेफ्टी सिस्टम दमसेल्फ आर ऑफन कंप्यूटर कंट्रोल्ड अराउंड 200 एम्प्लॉयज़। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने एम्प्लॉयज़ ईच ईयर डाई होते हैं जी। ये है जी 200, यानी कि काम के दौरान एक साल में 200 जो हैं वो वर्कर्स वो एक्सीडेंट के तौर पे मारे जाते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 1974, ये कब बना था? 1974 में। ये भी इम्पोर्टेंट है और इसके जो ये पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, आपने इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट इंक्लूड, ये इसके जो 5-6 नाम है ये आप लोगों ने याद करने हैं। उसके बाद जी इसके अंदर जो कॉपीराइट वाला ऑप्शन है ये बहुत ही अर्जेंट, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको भी अच्छे से याद करना है। उसके बाद ये 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस कैन सक्सेस। ये इसकी जो 3 जो टाइप्स हैं ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। 3 कंडीशन कैलेंड टाइप के लिए। ठीक है, उसके बाद अ पेटेंट में ओनली बी ग्रांट इफ़, इसके ये पॉइंट आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉपीराइट है ना, इसके सारे के सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो इसके अंदर है कॉपीराइट लॉ गिव्स 6 एक्सक्लूसिव राइट टू द ओनर ऑफ कॉपीराइट्स। इसके अंदर आता है कॉपी द वर्क इशू कॉपी टू द पब्लिक। ये 6 पॉइंट जो आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद एक्ट परमिटेड इन रिलेशन ऑफ कॉपीराइट, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी पेलग्रिज्म, ये इसके पॉइंट भी आपने याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी वीक 8 कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें जी, सबसे पहले जी इफ द कॉन्ट्रैक्ट आर टू हार्श और अनफेयर causing any issue between parties to be unresolved, it is the responsibility of contract laws to contemplate according to the rule. There are almost never dispute over contract which run perfectly. एग्जाम्पल उन्होंने दी है जी मैरिज की, एग्जाम्पल ऑफ आ शिप कैरिंग आ कार्गो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये आप लोगों ने सारा कुछ याद करना है इसका भी। इसके अंदर कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह याद करनी। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हायर, इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ जो है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट, फिक्स्ड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हायर, टाइम एंड मटेरियल और कंसल्टेंसी। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हायर द सप्लायर एग्रीज टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ वन और मोर स्टाफ टू वर्क फॉर द क्लाइंट। उसके बाद टाइम एंड मटेरियल है, उसके बाद कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बस यहाँ तक था हमारा जो 8 वीक है।
ये हमारा था मिड टर्म का सिलेबस CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का। तो पेपर आपका बहुत ही ईजी आएगा। आप लोग जो अपने हैंडआउट्स हैं इनको अच्छे से रीड करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है, पॉइंट्स याद करने हैं, और जो इसमें मैंने चीज़ें हाईलाइट्स की हैं इसके जो है आपके MCQs इसमें से रिपीट होंगे बार बार, वो आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो की समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।